हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस टॉपिक के लिए आज हम क्या करने वाले हैं, अपने क्रैश कोर्स के सेशन में इस टॉपिक के लिए हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पहले पूछे जा चुके हैं, विच कैन मेक ऑल दी सेंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ये सारा जो क्रैश कोर्स है ये मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस व्हाट। मेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, वो मेल गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। ठीक, तो पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेल गैमेटोफाइट की और फिर देखेंगे वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो जो मेल गैमेटोफाइट है, डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस व्हाट, मेल गैमीट, राइट। जब ये मेल गैमीट बनाता है तो कितने मेल गैमीट बनाता है, ये 2 स्पर्म्स बनाता है। एक्चुअली में जो 2 मेल गैमीट्स बनते हैं वो होते हैं कैसे, नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। तो 2 नॉन मोटाइल गैमीट्स बनाएगा, मेल गैमीट्स, और किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, 2 स्पर्म्स के फॉर्म में। 2 स्पर्म्स के फॉर्म में 2 मेल गैमीट बन जाएंगे। साथ ही में बनेगा एक वेजिटेटिव सेल। ठीक, तो कभी भी मेल गैमीट ये 2 चीजें प्रोड्यूस करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, 2 तो गैमीट्स बनाता है, यानी कि 2 स्पर्म में लिख दो 2 मेल गैमीट्स, तो आपको ज्यादा इजी होगा आइडेंटिफाई करना। 2 मेल गैमीट्स बना लेता है, 2 मेल गैमीट्स, ठीक, और उसके साथ साथ एक वेजिटेटिव सेल भी बनता है। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ सी दी ऑप्शंस, 2 sperms and a vegetative cell, yes definitely it is 2 sperm and 1 vegetative cell. सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म नहीं बनता, कितने स्पर्म्स बनते हैं, 2 स्पर्म्स बनते हैं। सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, नो, वेजिटेटिव सेल हमेशा 1 बनेगा, देयर विल बी 1 वेजिटेटिव सेल। ये वाला ऑप्शन सही है। सेकंड वाला क्यों गलत है, क्योंकि सिंगल स्पर्म नहीं बनेंगे, 2 स्पर्म्स बनेंगे। नेक्स्ट इज 3 स्पर्म्स, 3 स्पर्म्स नहीं बनते। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए, दैट इज 2 स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल। आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू विच स्ट्रक्चर। मेगास्पोरेंजियम जो होता है मेगास्पोरेंजियम जो होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू दी ओव्यूल। किसके बराबर होता है, ओव्यूल के बराबर। ओव्यूल जो है ये कहां सिचुएटेड होता है, ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड दी ओवरी। It is present inside the ovary और अटैच्ड किससे रहता है, इसके पास एक कुशन वाला स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम कहते हैं विथ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अटैच्ड स्ट्रक्चर मिलता है, किसके जैसा होता है, ओव्यूल के जैसा। इट इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। ऑप्शंस देखिए, फ्रूट कब बनेगा, जब ओवरी जो है वो क्या हो जाएगी, राइपन अप हो जाएगी, तो फ्रूट नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूसिलस नहीं होगा, ओव्यूल होगा, एम्ब्रियो सैक नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज ओव्यूल। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के नीट के एग्जाम में। दिस वॉज आस्क्ड इन 2013 नीट वाला जो एग्जाम था, कि ये जो मेगास्पोरेंजियम होते हैं ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब ये कंसेप्ट को चेंज करेंगे तो ये भी पूछ सकते हैं कि ओव्यूल दिए गए ऑप्शंस में से किसके इक्विवेलेंट होता है। यानी कि क्वेश्चन बन सकता था, ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू विच स्ट्रक्चर, और ऑप्शंस में आपको यहां पर ओव्यूल की जगह मेगास्पोरेंजियम दे देंगे। सो इट कैन बी आस्क्ड वाइस वर्सा। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो ओव्यूल के जैसा, इट इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, और ओव्यूल कहां प्रेजेंट होता है, ओवरी में प्रेजेंट होता है, और कहां पर अटैच रहता है, प्लेसेंटा के साथ अटैच रहता है। आई होप दिस इज क्लियर। डन, राइट इट डाउन।
Okay, now see the next question. Next question is both autogamy and geitonogamy prevented in. ऑटोगेमी और गेइटोनोगेमी कहां पर प्रिवेंट होती है? तो अगर हम ऑटोगेमी की बात करेंगे और गेइटोनोगेमी की बात करेंगे तो ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगेमी का मतलब होता है, ऑटोगेमी का मतलब होता है एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट थे। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब दोनों प्रेजेंट होते हैं और उसके बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो होता है ऑटोगेमी। ठीक है, इट इज द रिप्रोडक्शन taking place in same flower। ठीक, सेम फ्लावर, यानी कि फ्लावर वाज कंसिस्टिंग ऑफ, फ्लावर कंसिस्टेड ऑफ, फ्लावर के पास क्या प्रेजेंट था? एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट थे। फ्लावर कंसिस्टेड बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इतनी बात समझ में आई। लेकिन जब हम बात करते हैं गेइटोनोगेमी की, तो गेइटोनोगेमी का मतलब क्या होता है? गेइटोनोगेमी का मतलब होता है जब रिप्रोडक्शन फ्लावर में कब हो? एक ही प्लांट है, उस प्लांट में मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। पोलन ग्रेन उड़ता हुआ कहीं से आया, फीमेल फ्लावर पे स्टिग्मा पर चिपक गया और फिर उसमें रिप्रोडक्शन हुआ। यानी अब जो रिप्रोडक्शन हुआ वो एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में हुआ, पर प्लांट एक ही था। ठीक है, सो इट इज द रिप्रोडक्शन taking place in flowers of same plant। Can you spot the difference between these two? क्या आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आता है? डिफरेंस ये है, अगर ये एक प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक, इस प्लांट में यहां पर एक फ्लावर था, ठीक, इस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और इस फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, इस तरीके से, और इसमें आपस में ही रिप्रोडक्शन हो गया एक ही फ्लावर में, तो वो है गेइटोनोगेमी। और अगर इसी प्लांट में इस प्लांट के अंदर, जैसे मैं अगर इसको एक फ्लावर बना लेती हूँ और मैं इसको एक फ्लावर बना लेती हूँ, इसको कंसिडर करती हूँ कि इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको कंसिडर करती हूँ इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इससे इसमें जब रिप्रोडक्शन हुआ तो प्लांट तो एक ही था, फ्लावर अलग अलग थे, तो ये कहलाता है गेइटोनोगेमी। ये बात है, ठीक। अब पूछा क्या गया? बोथ ऑटोगेमी एंड गेइटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन। कहां पर प्रिवेंटेड है ये दोनों चीजें? ऑप्शंस हमारे पास है पपाया, कुकुम्बर, कैस्टर एंड मेज। पपाया, पपाया, कुकुम्बर, कैस्टर एंड मेज, ये चार हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम इसमें से देखेंगे कि कहां पर गेइटोनोगेमी और ऑटोगेमी दोनों प्रिवेंटेड है, तो वो ऑप्शन कौन सा है? पपाया। The option will be papaya. Now the thing over here is, जो आपको याद रखनी है, it is about the example. कंसेप्ट आपको मालूम है, कंसेप्ट तो हमें मालूम है, लेकिन हमें एग्जाम्पल्स को याद रखना बहुत जरूरी है, हमें एग्जाम्पल्स को याद रखना ही पड़ेगा। दिस इज ऑटोगेमी एंड दिस इज गेइटोनोगेमी। ठीक, ये हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। सो द राइट ऑप्शन इज पपाया फॉर दिस। क्लियर? राइट इट डाउन। डन। Now, this question was asked in 2012. ये 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन says the coconut water from tender coconut represent। जो कोकोनट वाटर होता है, कोकोनट वाटर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कोकोनट वाटर में प्रेजेंट होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है,
वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो इकट्ठा हो गया है कोकोनट के अंदर, आपको कोकोनट वाटर के फॉर्म में मिल रहा है। इट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी, कोकोनट वाटर क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म वो पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट? कहां पर? ओवरी में भाई जब एंडोस्पर्म बना था तो वो क्यों बना था? ताकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके बाकी स्ट्रक्चर्स को, है ना, एम्ब्रियो को, ओव्यूल को, अपना क्या प्रोवाइड कर सके? न्यूट्रिशन। इसीलिए वहां एंडोस्पर्म प्रेजेंट था। यूजुअली एंडोस्पर्म जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कोकोनट में वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। जो पानी आपको कोकोनट का मिलता है वो क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस के अंदर का फ्रीली फ्लोइंग एंडोस्पर्म। ठीक, ऑप्शंस देखिए, फ्लैशी मीजोकार्प नहीं होता, दूसरा फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो नहीं होता, तीसरा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, एंड द फोर्थ इज एंडोकार्प नहीं होता। तो राइट ऑप्शन इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्लियर? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। एंडोस्पर्म अभी वो फ्री फ्लोइंग था, अब वो अब्सॉर्ब हो जाता है। तो जब एंडोस्पर्म अब्सॉर्ब होता है जब भी एंडोस्पर्म अब्सॉर्ब होता है तो ये जो इसका रिजर्व फूड है वो कंडेंस हो जाएगा। और कहां पे रहेगा? रिजर्व फूड रहेगा कॉटिलिडन्स में। कॉटिलिडन्स में रिजर्व फूड रहने लगता है। लेकिन जब ये अब्सॉर्ब होता है, एंडोस्पर्म जब भी अब्सॉर्ब होता है तो वो कहां रहता है? कॉटिलिडन में जाकर फूड जो है वो कॉटिलिडन में स्टोर हो जाता है। ऑप्शंस देखिए, पहला है कोकोनट। कोकोनट में तो हमें मिल रहा था, एंडोस्पर्म अब्सॉर्ब नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कैस्टर में भी मिल जाता है, ये भी नहीं होगा। पी और मेज, मेज में भी क्या होता है? अब्सॉर्ब नहीं होता, जहां अब्सॉर्ब होगा वो है पी में अब्सॉर्ब हो जाता है। और इसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में ऑप्शंस जो है वो ऑल्टर करके भी दिए जा सकते हैं। पी और ग्राउंडनट दोनों में एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। पी एंड ग्राउंडनट बोथ, पी में भी ऐसा होता है और ग्राउंडनट में भी ऐसा होता है। सो पी लिखा हो या ग्राउंडनट आपको ऑप्शन में मिल जाए, बोथ ऑफ देम आर द करेक्ट आंसर्स। इसको लिख लीजिए, ये क्वेश्चन 2008 का है। Write it down. All right. Now see the next question. Next question is, which of the following are important floral rewards to the animal pollinators? कौन से वाले दिए गए ऑप्शंस में से क्या है इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं? फ्लोरल रिवॉर्ड्स यानी कि फ्लावर के पार्ट से जो रिवॉर्ड होता है, किसके लिए रिवॉर्ड है? पॉलिनेटर्स के लिए। तो सबसे पहली चीज, जो पॉलिनेटर्स होते हैं, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं ये एक्चुअली में तो प्लांट्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स ही होते हैं जो प्रोसेस करवाते हैं फर्टिलाइजेशन करने में मदद करते हैं। कहां पर? प्लांट्स में। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं ये भी इन पॉलिनेटर्स को कुछ रिवॉर्ड देते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट अ रिवॉर्ड गेम। एक्चुअली द थिंग इज कि कुछ ना कुछ फ्लावर में ऐसा होना चाहिए विच कैन अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, विच कैन अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट, ताकि पॉलिनेटिंग एजेंट आए, फ्लावर पर बैठे और यहां से पोलन ग्रेन ले जाकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को दे दे। मतलब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा तक कौन पहुंचाता है? हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स पहुंचाते हैं। बदले में पॉलिनेटिंग एजेंट्स को क्या मिलता है? प्लांट्स की तरफ से बहुत सारे नेक्टर्स मिल सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आएंगे, जिसकी वजह से कौन आएगा? पॉलिनेटिंग एजेंट्स आएंगे। ऐसा कुछ ना कुछ फ्लावर में होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। तो ऐसी कौन सी चीज होती है? वो होता है नेक्टर। नेक्टर, ठीक है। इसके बाद नेक्टर के बाद फ्लोरल पार्ट्स, द ब्यूटीफुल कलर्ड पेटल्स जो कोरोला फॉर्म करती हैं, ठीक है, पेटल्स होती है जिसकी वजह से ये पॉलिनेटर्स आ रहे हैं। क्लियर? तो ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो हमसे ये पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होता है एनिमल पॉलिनेटर्स के लिए। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? कलर एंड लार्ज साइज ऑफ द फ्लावर। फ्लावर देखकर नहीं आ रहा है, कुछ उसे मिल रहा है, रिवॉर्ड देख के आ रहा है। फ्लावर अट्रैक्ट जरूर कर सकता है
पर वो आ करके फ्लावर के उस पार्ट पे बैठे जहां से उसे पोलन ग्रेन मिल जाए, तो वो रिवॉर्ड उसको क्या मिलेगा, उसको खुद के लिए क्या मिलेगा। ये तो प्लांट का काम हो गया, खुद क्या अब्सॉर्ब कर सकता है, क्या ले सकता है फ्लावर में से, तो वो है नेक्टर। ये चीज हो गई, ये वाला ऑप्शन गया। दूसरा नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। नेक्स्ट फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स नहीं होता। प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स नहीं होता। सो द राइट ऑप्शन is option B, that is nectar and pollen grains are the rewards that are offered by the floral parts to the pollinators. क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2015 में। हमारे दिमाग में ये चीज आती नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है नीट एग्जाम। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ उनका पर्पस ये जानना है कि भाई हमें मालूम है, हम पढ़ के आए गेटोनोगेमी, ऑटोगेमी, हम फर्टिलाइजेशन पढ़ के आए, गेमिटोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स, स्पोरेंजियम, गेमिटेंजियम, सारी चीजें पढ़ के आए, पर क्या हमने इस चीज पर ध्यान दिया? सो दिस इज द इजी क्वेश्चन, लेकिन ये 2015 के नीट एग्जाम में पूछा गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। क्यों हमें पोलन टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं? जो पोलन टैबलेट्स होती हैं वो बहुत ही बढ़िया फूड सप्लीमेंट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को बहुत सारी चीजें पोलन टैबलेट से मिलती हैं, और वो पोलन टैबलेट से ह्यूमन बीइंग्स को क्या मिलता है? एक्चुअली ह्यूमंस कंज्यूम पोलन टैबलेट्स टू ऑब्टेन। क्या चीजें मिलती है पोलन से? पहले नंबर पे मिल जाते हैं विटामिन्स विच आर इंपॉर्टेंट, अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स के अलावा भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मिलेगा, और वो क्या है? जो विटामिन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गई, ये एक्चुअली जब फ्लावर से ऑब्टेन होंगे तो प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन होंगे, तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये विटामिन्स, ये अमाइनो एसिड्स एज वेल एज प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स मिल जाएंगे। प्रोटीन्स के अलावा आपको और इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है? फॉलिक एसिड मिल जाता है। सो फॉलिक एसिड के अलावा भी क्या हमें कुछ मिलता है? बी कॉम्प्लेक्सेस मिल जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, हर बार आपको मेडिसिन के साथ एक बी कॉम्प्लेक्स जरूर प्रिस्क्राइब किया जाता है टू स्ट्रेंथन अप योर इम्यूनिटी, तो आप जल्दी रिकवर कर पाए, बॉडी का रिपेयर प्रोसेस ज्यादा जल्दी हो सके। तो बी कॉम्प्लेक्स जो है, जो हमें दिया जाता है, वो पोलन टैबलेट्स में भी बहुत प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो बी कॉम्प्लेक्स भी मिल जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं किसमें? पोलन टैबलेट्स में। किसमें प्रेजेंट होती हैं? पोलन टैबलेट्स में। इसीलिए पोलन टैबलेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसीलिए पोलन टैबलेट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें लेता है और ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इट इज अ सप्लीमेंट फॉर अस। ये क्या कर रहा है? ये सारी चीजें हमको दे रही है, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहे हैं सप्लीमेंट्स। क्या मिल रहे हैं? सप्लीमेंट्स। ठीक, ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट है, क्या पोलन टैबलेट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इनका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में मदद करती है? ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी नहीं। नेक्स्ट है, सप्लीमेंटिंग फूड इज द राइट थिंग, सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है XC2 कंजर्वेशन, XC2 कंजर्वेशन भी नहीं होता। सो द राइट ऑप्शन इज सप्लीमेंटिंग फूड की तरह हमें यूज होती हैं ये जो पोलन टैबलेट्स होती हैं वो, बिकॉज दे कंटेन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट इन देम। क्लियर? This question was asked in NEET 2014. I hope this is clear. Next question देखिए, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी कि सिर्फ मेल है या सिर्फ फीमेल है, तो वो क्या प्रिवेंट कर सकता है? ऑप्शंस में देखिए, गेटोगेमी या जेनोगेमी, ऑटोगेमी या गेटोगेमी, ऑटोगेमी बट नॉट गेटोगेमी, बोथ गेटोगेमी एंड जीनोगेमी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऑटोगेमी और गेटोगेमी क्या होती है। देखो, मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी, यहां पर मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी। इस चीज को समझो, ऑटोगेमी क्या होता है? जब सेम फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो वो होता है ऑटोगेमी। तो अगर हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो गया तो एक ही फ्लावर के अंदर तो रिप्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि यूनिसेक्सुअल है, यानी कि सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। और अगर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो एक फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये प्रिवेंट कर देता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी,
क्योंकि फ्लावर में एक ही पार्ट प्रेजेंट है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव। नेक्स्ट गेटोगेमी की अगर हम बात करें तो गेटोगेमी हो सकती है, क्योंकि गेटोगेमी क्या होती है कि जैसे एक मैं प्लांट हूं, मेरे पास एक फ्लावर है जो कैसा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखता है, दूसरा फ्लावर मेरे पास है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखता है, तो यहां से पोलन ग्रेन यहां इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो अगर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गेटोगेमी। और अगर मान लो एक फ्लावर था, एक फ्लावर के अंदर ही हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑटोगेमी। एक फ्लावर अगर मेल है तो इसके अंदर तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए यूनिसेक्सुअलिटी ऑटोगेमी नहीं होने देती, पर इट अलाउज दी गेटनोगेमी। गेटनोगेमी हो सकती है। इतनी बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, देखो यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर है, इसको हम बोल लेते हैं कि ये मेल फ्लावर है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको हम बोल लेते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो पॉलिनेशन इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है, और ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, ऐसा प्रोसेस कहलाता है गेटनोगेमी। गेटनोगेमी कहलाता है, ठीक। तो ये तो हो सकता है, पर ऑटोगेमी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन हो जाए, यानी कि मेल भी इसमें होना चाहिए था और फीमेल भी इसमें होना चाहिए था, मेल भी इसमें होना चाहिए था, फीमेल भी इसमें होना चाहिए था, तब होती ऑटोगेमी। लेकिन हमारा फ्लावर कैसा है, हमारा फ्लावर है इस टाइप का, ये वाला फ्लावर है हमारा, यही तो मतलब है यूनिसेक्सुअलिटी का। और अगर ऐसा फ्लावर मिलेगा तो फिर क्या चीज हो सकती है, गेटनोगेमी हो सकती है, दिस कैन टेक प्लेस, ठीक। लेकिन क्या नहीं हो सकता, ये ऑटोगेमी जो है ये प्रिवेंट हो जाएगी, ये नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए राइट ऑप्शन हमारा कहां जाता है कि यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट, गेटनोगेमी को तो प्रिवेंट नहीं कर रहा, वो तो हो सकती है, दूसरा ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर रहा है, गेटनोगेमी को भी कर रहा है, गेटनोगेमी को तो नहीं कर रहा, ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर रहा है, ऑटोगेमी बट नॉट गेटनोगेमी, यस डेफिनेटली दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बोथ गेटोगेमी एंड जेनोगेमी, ये भी नहीं होगा, सो द राइट ऑप्शन इज ऑटोगेमी but not gaetogamy. Option C is the correct answer. Clear? Now just see, this question was asked in 2008. Clear? Okay. Now the next question. Proximal end of filaments of stamen is attached to the proximal end. कहां पर अटैच रहता है stamen में, कहां पर अटैच रहता है? हमने जब फ्लावर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो स्टेम होती है, स्टेम जैसे ये स्टेम है, ठीक, स्टेम से ये वाला एक पार्ट निकला, ठीक, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, इसके पास प्रेजेंट होगा थैलेमस प्रेजेंट होगा, उस थैलेमस पे इस तरीके से पेटल्स जुड़ी हुई होंगी, इस तरीके से पेटल्स जुड़ी हुई होंगी। अब इसी थैलेमस के साथ जुड़ा रहेगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव का प्रॉक्सिमल एंड मतलब कि ये वाला एंड, अगर मैं देखो मैं कौन सा एंड बोल रही हूं, ये वाला एंड, ठीक है, ये कहां जुड़ा रहता है? अगर मैं इस इमेज को आपको निकाल कर दिखाऊं, अगर मैं इस इमेज को आपको निकाल कर दिखाऊंगी तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा कि अगर ये हमारा फिलामेंट और एंथर प्रेजेंट है, बायलोब्ड एंथर होता है, फिलामेंट प्रेजेंट है, इसको हम स्टेमन बोलते हैं, तो इसका जो एंड पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन, ये कहां पर अटैच्ड है, वेयर इज इट अटैच्ड? ये अटैच्ड होता है, देखो यहां पर, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने बनाया था, ये कौन सा वाला पोर्शन था? ये वाला जो पोर्शन मैंने बनाया था, ये कौन सा पोर्शन था? ये हमारे थैलेमस का पोर्शन था। तो एक्चुअली प्लांट में ये जो कोरोला होता है, कोरोला मतलब कि पेटल्स का वर्ल, ग्रुप ऑफ पेटल्स कह सकते हैं, वो कहां अटैच रहता है? थैलेमस पे। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन कहां अटैच रहता है? थैलेमस पे। सो द राइट ऑप्शन विल बी, इट इज अटैच्ड टू विच पार्ट? इट इज अटैच्ड टू द थैलेमस,
थैलेमस पर अटैच मिलता है। ऑप्शंस देखिए, एंथर के साथ प्रॉक्सिमल एंड अटैच हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा, कनेक्टिव नहीं हो सकता, प्लेसेंटा नहीं होगा। प्लेसेंटा कहां प्रेजेंट है? ओवरी में प्रेजेंट है, तो यहां कैसे आएगा? फिर उसके बाद थैलेमस और पेटल, हाँ थैलेमस और पेटल के साथ जुड़ा रहता है। जब आप थैलेमस को देखते हो तो आपको थैलेमस इस तरीके का दिखता है, ये पेटल्स दिखती हैं, ठीक, ये पेटल्स दिखती हैं इस तरीके से, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ऐसे यहां पर अटैच्ड रहता है, ऐसे यहां पर अटैच्ड रहता है, ठीक, बाइलोब्ड होता है। तो कहां अटैच्ड है? ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है? दिस पोर्शन इज थैलेमस। ठीक, थैलेमस पे अटैच होता है, पेटल्स भी वहीं पे अटैच्ड है। ऑप्शन सही हमारा क्या हो गया? थैलेमस और पेटल्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था नीट के एग्जाम में। ये क्या है? ये है हमारी पेटल्स, ये है हमारा थैलेमस, ठीक, और ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन, ठीक। और इसका अटैचमेंट आपको कहां पर दिख रहा है? अटैचमेंट एग्जैक्टली यहां दिख रहा है, ये अटैचमेंट है, ठीक है। दीज आर दी अटैचमेंट, ये वाला पोर्शन, दीज आर दी अटैचमेंट, अटैच टू थैलेमस, अटैच टू थैलेमस, ठीक है। क्लियर हो गया ये? नाउ see the next question. Which one of the following is resistant to enzyme action? कौन सा वाला पार्ट एंजाइम एक्शन के लिए रेजिस्टेंट होता है? ऑप्शन में पूछा है पोलन एग्जाइन, लीफ क्यूटिकल, कॉर्क एंड वुड फाइबर। दिए गए ऑप्शंस में से एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट कौन है? तो ये जो आपको पोलन एग्जाइन दिख रहा है यही होता है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट। पोलन एग्जाइन क्या होता है? पोलन एग्जाइन जो है it is the outer covering of pollen। ये पोलन की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, पोलिनिन प्रोटीन की बनी होती है, और इतनी ज्यादा रेजिस्टेंट होती है, इतनी, ये जो पोलन एग्जाइन है इट इज हाईली रेजिस्टेंट। और किस किस चीज से रेजिस्टेंट होती है? देखो आज तो क्वेश्चन पूछा गया था, 2008 में पूछ लिया था कि एंजाइम से रेजिस्टेंट है, बट नॉट ओनली इट इज रेजिस्टेंट टू द एंजाइम्स, इट इज रेजिस्टेंट टू फर्स्ट है एंजाइम, फिर कोई भी केमिकल आ जाए तो केमिकल से रेजिस्टेंट है, फिर कोई भी हमारे पास टेम्परेचर मिल जाए, कितना भी टेम्परेचर हो जाए, टेम्परेचर को रेजिस्टेंट है, इवन टेम्परेचर को रेजिस्टेंट है। तो देखो ये जो केमिकल वाली बात है, ठीक है, ये जो केमिकल वाली बात है या एंजाइम वाली बात है ये तो कॉमन चीज हो गई, लेकिन टेम्परेचर जो है वो एक बहुत अलग चीज है। जब आप ये सारे ऑप्शंस देखोगे तो आपको लगेगा टेम्परेचर का किसी चीज से क्या लेना देना है, लेकिन पोलन एग्जाइम जो होती है यानी कि आउटर वॉल ऑफ द पोलन वो इतनी स्ट्रांग होती है, उस पर कोई भी चीज उस पर काम नहीं कर सकती, इवन एंजाइम कांट डिग्रेड इट, can't degrade it. Enzyme can't degrade the pollen enzyme which is the outer covering of pollen. Options है pollen enzyme, leaf cuticle, cork and food fiber. So the right option is option A, that is pollen enzyme for this question. ये question 2008 में पूछा गया था। Done? Note कर लीजिए। All right. Now see the next question. Next question is what does filiform apparatus do to the entrance into the ovule? जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो क्या करता है जिससे कि एंट्रेंस हो जाए ओव्यूल में इस किसकी? पोलन की, ठीक। तो ये क्या करता है? ऑप्शंस देखिए, इट ब्रिंग्स अबाउट ओपनिंग ऑफ द पोलन ट्यूब, क्या पोलन ट्यूब को ओपन कर रहा है? नहीं कर रहा। दूसरा, इट गाइड्स पोलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू एग, सिनर्जिड से एग नहीं ले जाता। तीसरा, हेल्प्स इन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, पोलन ट्यूब की एंट्री करवाता है सिनर्जिड में। नेक्स्ट वाज प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, एक से ज्यादा पोलन ट्यूब नहीं जाएंगे। सो द राइट ऑप्शन विल बी इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। हाउ? व्हाट हैपेंस इज
ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ठीक, अब यहां पर कौन प्रेजेंट था? यहां पर पोलन प्रेजेंट था। पोलन को एक ट्यूब के अंदर से कहां जाना है? माइक्रोपाइलर एंड के अंदर जाना है, ऐसे। तो जो यहां पर माइक्रोपाइलर एंड सिचुएटेड रहता है, ये माइक्रोपाइलर एंड होगा ना, तो जहां पर ये माइक्रोपाइलर एंड होता है वहीं से एंटर करता है ये फिलीफॉर्म अपैरेटस, वहीं से एंटर करता है फिलीफॉर्म अपैरेटस, इस तरीके से ये ऐसे फिलीफॉर्म अपैरेटस इसमें एंटर कर जाता है। किसको लेकर आता है? पोलन को लेकर आता है। तो ये क्या करता है? एंट्री कराता है पोलन ट्यूब की, कहां पर? सिनर्जिड्स में। फिर सिनर्जिड्स क्या करते हैं? सिनर्जिड्स गाइड देम टुवर्ड्स द एग, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। क्लियर? तो ये है हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस। एंड आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर? सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। क्लियर? All right. Now see the next question. Which one of the following pair of plant structure has haploid number of chromosome? किसके पास haploid number of chromosome होते हैं? तो haploid chromosome का क्या मतलब होता है? Haploid number of chromosome का क्या मतलब होता है? कि single set of chromosome present है, single set of chromosomes are present, आर प्रेजेंट। ठीक, हैप्लॉइड क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर का तो यही मतलब है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो प्लांट के अंदर कहां पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं? जो एग रहेगा, क्योंकि उसे फर्टिलाइजेशन करना है, मेल पोलन ग्रेन जब आएगा उसके साथ, तो एग जो है वो कैसा है? सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि हैप्लॉइड है। ठीक है, इसके बाद जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, अगर हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक एंड पर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते थे, एंटीपोडल सेल्स इस तरीके से। फिर उसके बाद हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते थे, और हमारे पास सिनर्जिड्स के पास एग भी प्रेजेंट है। तो ये जो एग है और जो हमारे एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं, ये दोनों ही कैसे होते हैं? दोनों ही होते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम वाले, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, और हम ये स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं? स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ओवरी का। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो यहां पर एंटीपोडल सेल कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक, ऑप्शंस देखिए, न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स, न्यूक्लियस नहीं, एंटीपोडल सेल तो होता है। दूसरा, एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस नहीं होगा, पूरा का पूरा सेल होगा ना। नेक्स्ट, मेगास्पोर मदर सेल एंड द एंटीपोडल सेल, मेगास्पोर मदर सेल नहीं होगा। फिर एग सेल एंड एंटीपोडल सेल, तो एग सेल और एंटीपोडल सेल इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमारे मदर सेल्स होते हैं ओवरी के अंदर और एंटीपोडल सेल्स होते हैं, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2008। ओके, ऑल राइट, written about this. Now see the next question. The scutellum observed in the grain of wheat or maize is comparable to which part of the seed in monocotyledonous? अगर हम स्क्यूटलम की बात करेंगे, स्क्यूटलम की बात करें, तो चाहे वो प्लांट मेज हो, चाहे वो प्लांट, मैंने क्या बोला, मेज हो या फिर वो वीट हो, मेज हो या वीट हो, उनके अंदर ये जो स्क्यूटलम है ये क्या है? ये एक कहना चाहिए कि कंजर्व्ड तरीके का कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉटिलेडन। एक्चुअली में ये स्क्यूटलम कॉटिलेडन ही है, दिस इज कॉटिलेडन ओनली। और कॉटिलेडन में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोर कर रहा है फूड को, न्यूट्रिएंट्स को, स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और कंडेंस्ड हो जाता है। व्हीट और मेज में कैसा होता है? कंडेंस्ड हो जाता है, और एक्चुअली में वो है क्या? कॉटिलेडन ही है।
इट इज द कॉटिलेडन प्रेजेंट। ठीक है, ऑप्शन देखिए, प्लूम्यूल नहीं होगा, कॉटिलेडन इज द राइट आंसर, एंडोस्पर्म नहीं होगा, एलिरोने लेयर नहीं होगा, सो द राइट ऑप्शन इज कॉटिलेडन, दैट इज ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, तो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो क्यों बोलते हैं इसको, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो क्यों बोलते हैं, किसको, सिट्रस में, कि एपोमिक्टिक एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एपोमिक्टिक का मतलब होता है व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is changed, sexual reproduction is changed into asexual mode of reproduction, और फिर भी वहां पर क्या हो गया, एक पॉइंट तो ये, फिर भी वहां पर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, बिना इसके फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्टिक। ऐसा देखा जाता है सिट्रस में, जहां पर एम्ब्रियो जो होते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, मेनी नंबर ऑफ एम्ब्रियोज आर फॉर्म, तो इसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक हो जाता है, पॉली एम्ब्रियोनिक हो जाता है, पॉली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन सिर्फ कहां मिलता है, सिट्रस में। पॉली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन दी सिट्रस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ऑप्शंस देखिए, पहला, अच्छा किसमें होगा, तो ये हमको ऑप्शंस बताना है कि पॉलीमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, किससे निकल के आ रहा है, किससे बन के आएगा, पहला डिप्लॉयड एग से बनकर आएगा, या सिनर्जिड से बन के आएगा, या मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू से बन के आएगा, या एंटीपोडल सेल से बन के आएगा। मैंने आपको बोला कि क्या बनना है, यहाँ पर बनना है पॉली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे, और बहुत सारे एम्ब्रियो जब प्रेजेंट होंगे तो वो किससे निकल कर आएंगे, वो निकल कर आएंगे मैटरनल स्पोरोफाइट से, ठीक, मैटरनल स्पोरोफाइट कहां पर प्रेजेंट है, मैटरनल स्पोरोफाइट प्रेजेंट है ओव्यूल में। ठीक है, कहां प्रेजेंट है, ओव्यूल में। ऑप्शंस देखिए, डिप्लॉयड एग नहीं होगा, सिनर्जिड नहीं होगा, मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल डेफिनेटली, एंटीपोडल सेल नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। जस्ट राइट डाउन दी कंटेंट जो भी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, क्लियर, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, जो फ्लावर्स में पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है वो थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि उन्हें, एक चीज तो ये कि उन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, दूसरी चीज उनमें पॉलिनेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का, वो कैसे हो जाता है, सिर्फ विंड से हो जाता है, तभी हम विंड पॉलिनेटेड बोल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में एक फ्लावर के पास क्या होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में द फ्लावर कंटेन्स वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज n number of pollens, उसके पास बहुत सारे pollens present होंगे, so there are more number of pollen present, बहुत सारे pollens present है। और ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि इन्हें कोई एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना होता, तो इनके पास जो पेटल्स होती हैं, या पेटल्स का जो वर्ल होता है, दैट इज कोरोला, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ज्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होते। ठीक है, देयर विल बी नो सच ब्राइट कलर, और स्ट्रक्चर भी इनका स्मॉल होगा। सो दे आर स्मॉल फ्लावर्स, छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं। मेन काम था इनका पोलन रखना, बहुत सारे पोलन रख के बैठे। ऑप्शंस देखिए, स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, स्मॉल होते हैं, नेक्टर और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, ये नहीं होगा, नेक्टर क्यों नहीं, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्मॉल ब्राइटली कलर्ड, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, हाँ ब्राइटली कलर्स हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे ब्राइटली कलर्ड हो, पर फिर भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये ब्राइटली कलर्ड भी होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट है, साइज में भी स्मॉल है। नेक्स्ट, स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन, नो,
ठीक। देन लार्ज प्रोड्यूसिंग अबंडेंट नेक्टर एंड पोलन, दैट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन सो दैट द विंड कैन। अब ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है, जब भी विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो आधे पोलन ग्रेन तो ऐसे इधर उधर उड़ जाएंगे, इसीलिए बहुत सारे पोलन ग्रेन है भाई। अगर 10 भी उड़ गए तो बाकी तो बचे, 5 भी उड़ गए तो बाकी में से किसी ना किसी का फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, इसीलिए n number of pollen grains are present. So the right option is option B for this question, and this question was asked in 2010. I hope this is clear. All right, write it down. Done? Fine. So we are done with the most important previous year questions of the chapter फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा। अब इस चीज को हमें रिवाइज कैसे करना है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है ये हमें रिवाइज कैसे करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है www.magnetbrains.com। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, ऐसा टाइप करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा जहां पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है, वहां जाकर नीट सिलेक्ट करिए, उस पर जाकर क्रैश कोर्स पे सिलेक्ट करिए, वॉच नाउ पर क्लिक करिए तो आपके सामने एक डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा जहां आपके नीट यूजी क्रैश कोर्स के लिए पूरा कंटेंट, पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप इन वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हैं। यहां से आप वीडियोस प्ले करिए, आपके सामने ये प्ले हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 100% फ्री है। कहां पर, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर। आपको सिर्फ कर देना है लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग एंड